तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स पार्ट 1 के बारे में, ठीक है ना। फिजिक्स पार्ट 1 और केमिस्ट्री के पार्ट 4 और बायोलॉजी के पार्ट 4 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। वहां से आप उन वीडियोस को आसानी से देख सकते हो, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बाद में वीडियो को देखें, ठीक है। तो चलते हैं हम आज फिजिक्स के 1 से लेकर 30 तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है मुद्रा प्रचलन से, मनोविज्ञान से, ध्वनि से या फिर जनसंख्या से। जो डॉपलर प्रभाव होता है ना, वो हमेशा याद रखना ध्वनि से संबंधित होते हैं। और जो डॉपलर के प्रभाव के जो नियम है वो किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा सेकंड, कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। यानी जो ध्वनि तरंग होती है ना हमारी, वह किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो याद रखना इसका आंसर राइट होगा हमारा परावर्तन, ठीक है ना। विवर्तन नहीं होगा, अपवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। जो परावर्तन होता है ना, एक तो होता है अपवर्तन, एक होता है परावर्तन। मान लो कि ये कोई हमारा दर्पण है, अगर इससे कोई किरणें अगर इसको छेद कर बाहर निकल गई ना, तो वो तो हो गई हमारी, क्या हो गई? अपवर्तित किरणें हो गई। और जो इससे टकराकर वापस उसी दिशा में या किसी अन्य दिशा में लौट जाती है ना, तो उस दिशा का या उस गुण को क्या कहते हैं? परावर्तन का गुण कहते हैं, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा सी, परावर्तन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, बताओ ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति वो कैसी होती है? अनुदैर्ध्य, अपरिगामी, अनुप्रस्थ या फिर विद्युत चुंबकीय। तो जो ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है ना, वो होती है हमारी यहाँ पर आंसर ए राइट होगा, अनुदैर्ध्य, ठीक है ना। आंसर 4 हमारा यहाँ पर होगा, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होगी? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या फिर घटती बढ़ती रहती है। तो याद रखना इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा बी, ठीक है ना। बी हमारा यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है ना। बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 5 है यहाँ पर हमारा, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। यानी ठोस से द्रव में, मान लो बर्फ है यहाँ पर हमारा, ठोस का गोला है, ठीक है ना, तो उसको जल में कन्वर्ट करते हैं, तो उस अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाष्पन की प्रक्रिया, गलन की प्रक्रिया, क्वथन की प्रक्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो याद रखना जब भी ठोस जो है ना द्रव में पदार्थ द्रव की अवस्था में परिवर्तित होता है ना, तो उस क्रिया को हम कहते हैं गलन की प्रक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हम, कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण कहलाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? सहवन, विकिरण, चालन या फिर प्रकीर्ण। तो याद रखना इसका ऑप्शन जो ए है वो हमारा राइट आंसर होगा, सहवन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, जो इस प्रकार है, कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? बताओ। काफी शानदार क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? भाप से, गर्म हवा से, सूर्य की किरणों से या फिर इन सभी से, ठीक है ना। ऑप्शन को ध्यान से देखो, ये सभी क्या करते हैं? देखिए, भाप से भी क्या होता है? ज्वालक पैदा होती है, गर्म हवा से भी ज्वालक होती है, सूर्य की किरणों से भी होती है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि अधिक किससे होती है? तो याद रखना अधिक जो है ना वो हमारी होती है भाप से, ठीक है ना। भाप जो है ना, अगर हम किसी वस्तु को अगर सूर्य की किरणों में जलाएं या फिर भाप से जलाएं तो वो अत्यधिक जलेगी भाप से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? बताओ। ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक होता है ना, वो कौन सा होता है? चांदी, सोना, तांबा या फिर एल्यूमिनियम। तो याद रखना ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है ना, वो हमारा होता है चांदी, ठीक है ना।
पिछले केमिस्ट्री के जो हमने क्वेश्चन पढ़े थे उनमें आया था कि जो विद्युत का सबसे सुचालक कौन होता है, तो यार वहाँ पर आया था कि जो चांदी के तार होते हैं या फिर चांदी होती है वह सबसे ज़्यादा क्या होती है, सुचालक होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा, बताओ। जो बर्फ है ना उस पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा, बढ़ जाएगा या फिर शून्य हो जाएगा। डी है यहाँ पर हमारा अपरिवर्तित रहेगा। तो याद रखना बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक जो है ना वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। जो एक हॉर्स पावर होता है 1H वो कितने पावर के बराबर होता है, बताओ। तो 450 वाट, 600 वाट, 734 वाट, 746 वाट। तो याद रखना जो एक हॉर्स पावर है ना वो हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी 746 वाट का होता है। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, यानी मान लो कि ये कोई सतह है पानी की और इस पर क्या तैर रही है, ये सुई तैर रही है। तो इस परिघटना का कारण क्या है, यानी जो लोहे की सुई वो पानी में क्यों तैर रही है, इसका कारण क्या है। श्यानता, गुरुत्वीय त्वरण, पृष्ठ तनाव या फिर इनमें से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर सी, पृष्ठ तनाव के कारण जो लोहे की सुई होती है ना वो पानी की सतह पर तैरती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। सेल्सियस, जूल, डेवी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा हमारा सी, यहाँ पर डेवी जो होता है ना वो वैज्ञानिक का नाम था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है। देखिए आपको सदिश एंड अदिश राशियाँ का जो चैप्टर है 12th में फर्स्ट चैप्टर और जो आरपीवीटी एंड एआईपीवीटी की जो बुक है उसमें दिया गया है, तो उनको जरूर क्लियर करें। ठीक है ना, क्योंकि इनसे एक या दो क्वेश्चन निश्चित आएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे वेग, आयतन, विस्थापन या फिर बल। तो यहाँ पर जो सदिश राशि नहीं है, देखिए कौन सी सदिश नहीं है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, आयतन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव हुआ, यानी जब हम जल में तैरते हैं तो वो न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव हुआ है। न्यूटन ने बताओ कितने नियम दिए थे, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। तीनों नियमों को आपको क्लियर करना है, तीनों नियमों के जो कुछ एग्जाम्पल आपको क्लियर करने हैं। तो यहाँ पर है प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या फिर ये सभी नियम। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, तृतीय नियम के अनुसार जल में तैरना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दाब, घनत्व, ताप या फिर वेग। तो याद रखना घनत्व के कारण जो वायुमंडल में बादल है ना वो हमें तैरते हुए नजर आते हैं और वो तैरते रहते हैं घनत्व के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, यानी जब हम दूध से क्या निकालते हैं, दूध से क्रीम निकालते हैं ना, दूध से क्रीम निकालते हैं तो वहाँ पर कौन सा बल लगता है, घर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा सी, अपकेंद्रीय बल के कारण हम दूध से क्या निकालते हैं, क्रीम निकालने पर बल लगता है, वो कौन सा बल है, अपकेंद्रीय बल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। 1/2, 1/4, 1/6 या 1/5। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सी, 1/6। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का जो 1/6 भाग है ना वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, गीली मिट्टी, प्लास्टिक, रबड़ या फिर स्टील।
प्रत्यास्थ पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन से सबसे अधिक प्रत्यास्थ पूछा गया है। तो याद रखना सबसे अधिक जो प्रत्यास्थ होता है ना वो होता है हमारा स्टील। याद रखना स्टील सबसे प्रत्यास्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रॉकेट किस के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो रॉकेट होता है ना हमारा वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, संवेग संरक्षण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रॉकेट जो होता है ना वो हमारा संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। ठीक है ना, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है इसको। संवेग संरक्षण पर क्या करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, काफ़ी मात्रा में वीडियो के व्यूज़ आते हैं लेकिन सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो ताकि आपको जो है काफ़ी जो डेली क्यूज़ के वीडियो है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से संबंधित वो क्वेश्चन बैंक जल्दी से जल्दी मिले और आपका जो एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक आ रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली न्यू अपडेट पाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। यानी पदार्थ के एक तो संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। यहाँ पर ऑप्शन राइट फर्स्ट है यहाँ पर हमारा वेग, सेकंड है द्रव्यमान, थर्ड है कोणीय वेग और डी है यहाँ पर हमारा त्वरण। तो याद रखना यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा बी, द्रव्यमान। ठीक है ना, द्रव्यमान यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। वेग, संवेग, द्रव्यमान, कोणीय वेग। मैंने पिछले वीडियो में जो पिछला भी क्वेश्चन आया था उसमें भी मैंने यही बोला था कि सदिश राशि और अदिश राशियों को कंप्लीट करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा हमारा यहाँ पर सी, द्रव्यमान। ठीक है ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा 22 क्वेश्चन है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है, बताओ। जो एम्पियर होती है ना वो हमारी एम्पियर ए, वो क्या नापने की इकाई है, इतना तो आपका पता होगा। तो आप कमेंट ज़रूर करें। जो एम्पियर होता है ना वो हमारा प्रतिरोध, पावर या फिर वोल्टेज, इनको नापने की इकाई नहीं होती है। जो करंट होता है ना उसको नापने की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। यानी जो एसआई पद्धति है ना उसमें लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, वॉट, ऑप्टर, डायोप्टर या फिर न्यूटन। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, डायोप्टर। ठीक है, 24 क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में समय कौन सा मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में समय कौन सा मात्रक नहीं, समय का कौन सा मात्रक नहीं है, प्रकाश वर्ष, अधिवर्ष, चंद्रमा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए, जो प्रकाश वर्ष होता है ना वो समय का मात्रक नहीं है। ठीक है ना, 25 क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और काफ़ी बार एग्जाम में भी आ चुका है। पार्स एक इकाई है। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन से आप बड़े बड़े नंबर ले सकते हो। ठीक है ना, तो पार्स एक की इकाई है द्रव्यमान की, चुंबकीय बल की, समय की या फिर दूरी की। तो याद रखना जो पार्स एक की इकाई होती है ना वो होती है यहाँ पर हमारी ऑप्शन डी, दूरी की। ठीक है ना, 26 क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। देखिए पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी आप पेपर को पढ़ो ना तो वहाँ पर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। काफ़ी विद्यार्थी क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ देते हैं। और देखिए यहाँ पर कितना इजी क्वेश्चन कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में किया जाता है। अब कहीं तो इस प्रकार पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन दिया रखा है एलपीजी, तो इस ए ऑप्शन को यहाँ पर ओमार सीट में भर देते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि नहीं किया जाता है, तो याद रखना सीएनजी है ना उसका उपयोग नहीं किया जाता है। हमें सबको पता रहता है कि खाना बनाने के लिए एलपीजी का उपयोग करते हैं, लेकिन इतना तो कोई बेवकूफ़ नहीं है ना कि इतना ईजी क्वेश्चन देगा। तो याद रखना क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो उसके बाद में आंसर दो। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा सी, सीएनजी। ठीक है, 28 क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। देखिए क्वेश्चन कितना मतलब क्वेश्चन किस तरह घुमाओ कि सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में या फिर ताप ऊर्जा में। तो याद रखना जो सौर सेल होते हैं ना वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, रूपांतरित करते हैं, ठीक है ना। 29 क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, कि जो सौर सेल बनाए जाते हैं ना उसमें किन धातु का उपयोग किया जाता है, स्टील, सिलिकॉन, अभ्रक या फिर सीसा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन। जो सिलिकॉन होती है ना उसका प्रयोग किस में किया जाता है, सौर सेल बनाने में किया जाता है। सिलिकॉन क्या होती है, हमारे जो दरवाजे होते हैं या खिड़कियाँ होती हैं, जब हम उनमें कांच फिट करते हैं ना, तो कांच फिट करने के लिए जिस पदार्थ का हम उपयोग करते हैं ना उससे हम कहते हैं ना सिलिकॉन। वाइट सा जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, सिलिकॉन होता है, ठीक है ना। 30 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा। ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है, यानी ऊर्जा के जो सभी रूप होते हैं ना उनमें अंततः स्रोत किसे माना जाता है, कोयला को, परमाणु को, जल को या फिर सूर्य को। तो याद रखना यहाँ पर ऑप्शन जो है वो होगा हमारा डी। जो ऊर्जा का अंततः स्रोत माना जाता है वह सूर्य को माना जाता है, ठीक है ना। 31 में क्वेश्चन आपके कमेंट के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप उसका आंसर अपनी कमेंट में ज़रूर दें, ठीक है ना। 31 क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है ना। और जिन विद्यार्थी जो इसका आंसर देंगे उनका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के आधार पर जो वीडियो बनाऊंगा उसमें ज़रूर नाम आएगा, ठीक है। 31 क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करने हेतु आवश्यक है क्रोमियम, सिलिकॉन, यूरेनियम या फिर एल्यूमिनियम। तो इनमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट है, तो उसका आंसर ज़रूर कमेंट में दें। मिलते हैं नेक्स्ट जो पार्ट होगा फिजिक्स पार्ट 2 के अंदर, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।